शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से, जहां बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब कल होनी है। बता दें, पार्टी के 1350 से ज्यादा पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शिरकत करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में होंगे शामिल। आगामी चुनावी रणनीति को लेकर कल होने वाली इस बैठक में मंथन होगा, चिंतन होगा। इस बैठक को लेकर फिलहाल जोरों शोरों से तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। आगामी चुनावी रणनीति को लेकर ये जो कल बैठक होने वाली है, इसमें तमाम पदाधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। तमाम बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र भट्ट, पार्टी के इसके अलावा 1350 छोटे बड़े अधिकारियों को जो अलग अलग पद संभाल रहे हैं, अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें उपस्थित रहने के लिए, इस बैठक में शामिल रहने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी खेमे में जो कल होगी। तो कुल मिलाकर इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर चिंतन मंथन का दौर देखा जा रहा है। खासतौर पर जो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, 13 में से मात्र 2 सीटें ही बीजेपी जो हासिल कर पाई है। ऐसे में अब फिलहाल चिंतन मंथन का दौर बीजेपी खेमे के अंदर। हरीश खरेड़ा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ गए हैं। हरीश, कल होने वाली बीजेपी की इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में क्या महत्वपूर्ण एजेंडा जिसके इर्द गिर्द होगी चर्चा? देखिए, जिस तरह से बीजेपी की अगर बात करें, प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और दोनों ही सीट पर, क्योंकि इस समय सरकार बीजेपी की है और दोनों सीटों पर हार होना ये कहीं न कहीं एक पार्टी के लिए चिंतनीय है। और इसी चिंता को लेकर के कल यहाँ पर सोमवार को बैठक होने जा रही है, जिस बैठक में प्रभारी जो दुष्यंत कुमार गौतम है वो मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और कहीं न कहीं इसको चिंतन किया जा रहा है कि आखिरकार कहाँ चूक रह गई हैं, किस तरह से जो दिक्कतें हुई हैं, किस तरह से जो हार बीजेपी को झेलनी पड़ी उसमें। हालांकि पार्टी के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो हार का खासतौर पर बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करें तो बद्रीनाथ में जो कैंडिडेट थे वो जनता को पसंद, ये महेंद्र भट्ट की तरफ से बयान आया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सभी चीजों पर मंथन किया जा रहा है। कार्य समिति की भी बैठक होनी है और इसके अलावा जिन बूथों पर जहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है, उन बूथ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कहीं न कहीं उनको सम्मानित करने का भी काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में देखिए, एक तरफ हरीश, उत्तर प्रदेश में आज प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी खेमे के अंदर, इधर उत्तराखंड में कल ये अहम बैठक होने वाली है। कुल मिलाकर हार पर चिंतन मंथन के दौर के साथ कमी पेशी को दूर करने के मकसद के साथ बीजेपी आगामी गोल्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई कहा जाए। जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी हर बार चुनावी मूड में रहती है और खासतौर पर अब 2027 की अगर बात करें तो 2027 में चुनाव होने हैं। इससे पहले जो पंचायत के चुनाव होने हैं, उससे पहले नगर निकाय के चुनाव होने, तो सभी चुनावों को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके, ज्यादा से ज्यादा जो जीत है वो बीजेपी की हो सके, इस तरफ लगातार ध्यान है। और इसी कड़ी में जो बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं और ऐसे में तमाम जगहों की अगर बात करें, तमाम जो मंडल हैं वहां पर भी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। तो जो कार्यकर्ता है उनको विशेष जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। और चलिए बात अगली बड़ी खबर की, देहरादून से ही आपदा पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है। पीड़ितों को 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने आदेश दिए, तत्काल सर्वे करवाकर मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया। यानी कि अब ये जो डेडलाइन रखी गई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुआवजा मिलना चाहिए बाढ़ पीड़ितों को, इसी को लेकर ये तैयारियां तेज होती हुई आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन की तरफ से ये सख्त इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं कि पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा मिलना चाहिए। हरीश ऑनलाइन पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश,
वाकई में ये बहुत अच्छा कदम, बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है कि एक डेडलाइन तो कम से कम अधिकारियों ने डिसाइड की कि 24 घंटे के अंदर सर्वे भी करवाया जाए, मुआवजा राशि डिसाइड की जाए और वो मुआवजा राशि बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल। देखिए, शिल्पा, जिस तरह से विनोद कुमार सुमन की बात करें, जिनको इस समय आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो जब से उन्होंने कमाल संभाली है, लगातार उनकी नजर उन क्षेत्रों पे है और खासतौर पर वो चमोली जैसे इलाके में डीएम भी रह चुके हैं, तो उन्होंने बखूबी तरीके से आपदा पीड़ितों को देखा है, उनकी समस्याओं को जाना है। तो ऐसे में कहीं न कहीं उनके जहन में सवाल जरूर था होगा कि जो आपदा पीड़ित हैं, जो बाढ़ प्रभावित हैं, जो भूस्खलन के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उनको राहत मिलनी चाहिए। और यही वजह है कि जब से उनको आपदा सचिव बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से विनोद कुमार सुमन को एक बड़ी यहाँ पर ये चीज देखने को मिली है कि उनको ये लगा कि जो पीड़ित है उनको तत्काल प्रभाव से, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको राहत मिलनी चाहिए। वाकई में बहुत सराहनीय कदम है और ऐसे में सरकार को भी इस तरह से देखना चाहिए कि जो पहले क्यों जो बहुत ज्यादा समय हो जाता था जब आपदा पीड़ितों तक मुआवजा नहीं पहुंच पाता था और लोगों के पास आज्ञाने उनके छीन जाते थे, बेघर लोग हो जाते थे, लोगों के सर से छत हट जाती थी। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है और अब एक बड़ा निर्णय यहाँ पर विनोद कुमार सुमन, जो आपदा सचिव है, उनकी तरफ से दिया गया है कि आपदा पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर जो मुआवजा है, चलिए, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस तो विनोद कुमार सुमन की तरफ से, आपदा सचिव की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन ये क्या वाकई में धरातल पर उतारा जाता है? वाकई में 24 घंटे तक मुआवजा पीड़ितों को पहुंचा दिया जाता है? नजर बनाए रखिएगा हरीश, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। वहीं उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी में भारी बारिश की चेतावनी, नैनीताल में भी कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। तो उत्तराखंड के 4 जिले जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और पौड़ी में भी जबरदस्त बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। हरीश खन्ना लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, अगले 3 दिन भारी पड़ सकते हैं क्योंकि भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, लोगों को एहतियात बरतनी होगी। बिल्कुल सीधा, देखिए लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के अगर तमाम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। हालांकि देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में इस समय बारिश नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो 4 जिले हैं उनमें भारी बारिश का चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और खासतौर पर अगर हम देहरादून, पौड़ी जगहों की बात करें, नैनीताल की बात करें, तो यहाँ पर 3 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई गई है, भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और ऐसे में जो यात्री हैं जो 4 धाम के लिए आ रहे हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ जो लैंडस्लाइड क्षेत्र है, जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं, वहाँ पे जेसीबी और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सड़क खोलने की वो लगाई गई हैं। आपदा सचिव की अगर बात करें विनोद कुमार सुमन, तो उनकी नजर बराबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपडेट ले रहे हैं, आपदा कंट्रोल रूम से अपडेट किया जा रहा है। और जो साथ ही साथ जो 13 जिले हैं, 13 जिले के जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां से अपडेट लिया जा रहा है। और ऐसे में अगर जैसे चाहे वो पौड़ी हो या फिर देहरादून हो या नैनीताल हो, इन जगहों को यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना तो जताई गई है, लेकिन वहाँ पर सरकार की नजर भी है कि अगर आपदा जैसी स्थिति होती है तो तत्काल प्रभाव से वहाँ पर बचाव और राहत कार्य किया जा सके। लेकिन जहाँ तक अगर हम यात्रा की खासतौर पर हम पौड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो पौड़ी का बहुत ज्यादा हिस्सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, बद्रीनाथ हाईवे, उस पर है। तो ऐसे में जो यहाँ की जो रूट है उस पर भी नजर बराबर बनाई हुई है। और साथ ही साथ जो नीचे निचले तबके में रहने वाले लोग हैं, यानी कि नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। शुक्रिया आपका हरीश खन्ना, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ते आगे। उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित, साथ ही नेताओं के बड़े बड़े दावे भी शुरू हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट में बीजेपी को हराकर मतदाताओं ने भाजपा की हर बार जीत की गलतफहमी को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा, उपचुनाव के नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो उपचुनाव में बद्रीनाथ धाम से भाजपा की हार का संदेश भी देश भर में पहुंचा। राम के संदेश के बाद अब भगवान बद्री विशाल ने संदेश दे दिया। इस देश में सब लोगों को मोहब्बत चाहिए, एकता चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। पिराने कलियर के चरणों में मंगलौर ने संदेश दिया है और हमारे भगवान बद्री विशाल ने भी इस समय संदेश दिया है
उत्तराखंड में जो जीत का परचम कांग्रेस का लहराया है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। जनता के आशीर्वाद से आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं हरिद्वार पुलिस ने पकड़ा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 शातिरों को किया गया गिरफ्तार। 12 बाइकें पुलिस ने आरोपियों के पास से की बरामद। आरोपियों ने कई जगहों से की थी चोरी इन बाइकों की। चोर गिरोह के 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके बाकी साथियों को ढूंढा जा रहा है। 12 बाइकें भी पुलिस ने इन आरोपियों के पास से, जो कि चोरी की बाइकें थी, वो बरामद कर ली है। बता दें, अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग इलाकों से इन आरोपियों ने बाइकें चोरी की थी और ये अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह था, जिसे हरिद्वार पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की। वहीं मालन नदी के टूटे हुए पुल पर कछुआ गति से चल रहे मरम्मत कार्य की शिकायत पर डीएम आशीष चौहान ने स्थलीय निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम आशीष चौहान ने बताया, उन्होंने टूटे हुए पुल का स्थलीय निरीक्षण 2 जुलाई को किया था, लेकिन कार्य को धीमी गति से करवाया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को, ठेकेदारों को कार्य में तेजी लाने के लिए इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से दिए गए हैं। वहीं नीति आयोग भारत सरकार ने एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। ये रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। कैसे, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। एक और कीर्तिमान उत्तराखंड के नाम। एसडीजी रिपोर्ट में उत्तराखंड अव्वल। नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। उत्तराखंड के नाम एक और कीर्तिमान दर्ज हुआ है। नीति आयोग भारत सरकार ने एसडीजी 2023 से 24 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरा है। उत्तराखंड नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी रिपोर्ट में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया। इसी उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के निरंतर विकासोन्मुखी प्रयासों का बड़ा हाथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट में उत्तराखंड के टॉप रैंक हासिल करने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और सहयोग से यह उपलब्धि हासिल हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जो आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से इस बार की एसडीजी रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में 5 टॉप परफॉर्मर राज्यों में सबसे ऊपर उत्तराखंड है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। सबसे निचले पायदान पर बिहार है। 65 राज्यों में बिहार के बाद झारखंड, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। एसडीजी इंडेक्स में टॉप 5 राज्य है। ओवरऑल रैंक पहला राज्य है उत्तराखंड और केरल, नंबर 79। दूसरा तमिलनाडु, नंबर 78। तीसरा गोवा और हिमाचल, नंबर 77। चौथा पंजाब और सिक्किम, नंबर 76। पांचवा कर्नाटक, नंबर 75। सतत विकास के 16 में से तकरीबन हर लक्ष्य को साधने में उत्तराखंड ने पिछले साल की तुलना में काफी सुधार किया है। उत्तराखंड का इन 16 लक्ष्यों में रहा बेहतर प्रदर्शन। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, क्लीन एनर्जी, बेहतरीन कार्य व आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवाचार व अविस्थापना, असमानता में कमी, टिकाऊ नगर एवं समुदाय,
उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्य, जीवन एवं भूमि, शांति न्याय, सशक्त संस्थाएं, गरीबी उन्मूलन, भूख मुक्त समाज, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन, गुणवत्ता पर शिक्षा, लिंग समानता। इस रिपोर्ट को तैयार करने का उद्देश्य राज्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाकर उसमें सुधार करना और वैसे राज्यों को विकास के रास्ते पर लाना है। क्या होती है एसडीजी रिपोर्ट? एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य नाम की इस रिपोर्ट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। नीति आयोग की ये चौथी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट 2018 में जारी हुई थी। इससे पहले भारत ने कहा था कि उसने सतत विकास लक्ष्यों को अपनी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में पूरी तरीके से एकीकृत कर लिया है और उसे अपने एसडीजी स्थानीयकरण मॉडल पर गर्व है, जो संस्थागत स्वामित्व, सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा, क्षमता निर्माण और समग्र समाज दृष्टिकोण के स्तंभों पर आधारित है। बात करें इस रिपोर्ट में सबसे पीछे रहे राज्यों की तो सबसे निचले पायदान पर बिहार है। इसके साथ ही फिसड्डी राज्यों की बात करें तो लिस्ट में बिहार के बाद झारखंड, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो चंडीगढ़ पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं ऋषिकेश के टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का आज 37वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मेधावी छात्र छात्राओं और कंपनी में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सीएमडी आरके शर्मा ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को टिहरी बांध के दौरान किए गए अपने अनुभवों को साझा कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान टीएचडीसी के मुख्य मैनेजमेंट डायरेक्टर राजीव कुमार ने उन्हें नमन किया, सम्मानित किया और कहा कि उत्तराखंड में अभी कंपनी की 6 प्रोजेक्ट पर काम पूरा किया गया है, जबकि 4 पर काम अभी चल ही रहा है। 12 परियोजना बनाई जा रही है। अब राज्य सरकार के साथ यमुना नदी पर मोरी हनोल जल विद्युत परियोजना पर भी काम जारी है। साथ ही उन्होंने बताया टीएचडीसी बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सोलर एनर्जी के साथ साथ थर्मल और विंड सहित सभी विद्युत स्रोतों पर काम कर रही है, जिससे राज्य की आजीविका और आर्थिकी मजबूत होगी। हम लोग 0 प्रोजेक्ट से आज हम 6 प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं और 4 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 12 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। तो इतना वृहद रूप हमारी कंपनी ने धारण कर लिया है 36 साल की यात्रा में। देखिए, आप सबको विदित है कि जब से टिहरी प्रोजेक्ट हमने कमीशन किया है सन 2006 में, और तब से इस न केवल उत्तराखंड राज्य का भरपूर विकास हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कितने मैदानी इलाके उनको सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया गया, दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया और बिजली का जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा है, जो एडवांटेज। उत्तराखंड वन विकास कर्मचारी संगठन पश्चिमी क्षेत्र के कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में सरकार और निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। निगम कर्मी उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि वरिष्ठता का आदेश निरस्त करने पर वन निगम कर्मचारियों में आक्रोश बना हुआ है। उन्होंने बताया उत्तराखंड शासन द्वारा पिछले कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था। हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर यह लाभ दिया गया। उन्होंने बताया वर्तमान में उनका ये मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके बाद आदेश को इस 20 जून को उपसचिव वन अनुभव द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिससे सारे निगम कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मांगे हम 2002 में नियमित हुए थे। उत्तर प्रदेश से हम अविभाजित कर्मचारी हैं। हमें जो है 1991 से यहाँ के एक शासनादेश के आधार पर और कोर्ट के आदेश के आधार पर हमें जो है 1991 से वरीयता देते हुए सेवा लाभ दिए जा रहे थे। आज उसमें जो है रिकवरी के आदेश हमारे अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए हमें लामबंद होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम इस लड़ाई में जो है ठोस तरीके से निर्णय लेके संगठन एक मंच में होकर हम सरकार के खिलाफ, अपने मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वहीं 10 मई से शुरू हुई उत्तराखंड चारधाम यात्रा में अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अब तक 169 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे सरकार भी चिंतित है। ये रिपोर्ट देखिए।
चार धाम यात्रा में बढ़ गया मौत का आंकड़ा। अब तक 169 यात्रियों की गई जान। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में तोड़ा दम। मॉनसून के बाद कम हुए यात्री। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। चारधाम यात्रा में अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों के उत्साह के बीच केवल एक चीज है जो चिंता का सबब बन रही है, और वो है श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। चारधाम यात्रा में 2 महीने के अंदर 169 लोगों की मौत हो गई है। यह मौत चारों धामों में अलग अलग कारणों के चलते हुई है। चारधाम यात्रा में मौत का कारण हार्ट अटैक, हार्ट डायबिटीज, सीने में दर्द, बेचैनी, ब्लड प्रेशर। चारधाम यात्रा में साल 2023 में 1 महीने में इतनी मौत नहीं हुई थी जितनी मौत इस बार इस यात्रा में देखने को मिल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार यात्रा के शुरुआती दिनों में ही मौत के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक चारों धामों की यात्रा के दौरान 169 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा केदारनाथ धाम का है। केदारनाथ में अब तक 80 मौत हो चुकी है। अब तक कितने तीर्थयात्रियों की मौत? केदारनाथ 80 यात्रियों की मौत, बद्रीनाथ 42 यात्रियों की मौत, गंगोत्री 14 यात्रियों की मौत, यमुनोत्री 29 यात्रियों की मौत। 10 मई से हुई थी यात्रा की शुरुआत। इस साल 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। तकरीबन 2 महीने के भीतर चारों धामों में करीब 31 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अब तक कहां-कहां कितने यात्री आए? केदारनाथ धाम 10,41,874, बद्रीनाथ धाम 8,54,556, यमुनोत्री धाम 4,82,214, गंगोत्री धाम 5,17,779। इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हुई है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले गए थे। इतने कम वक्त की यात्रा में यात्रियों की संख्या 30 लाख के पार पहुंचना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। कब कब खुले चारों धामों के कपाट? गंगोत्री धाम 10 मई, यमुनोत्री धाम 10 मई, केदारनाथ धाम 10 मई, बद्रीनाथ धाम 12 मई। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम का निर्देश। शुरुआत में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से उत्पन्न हो रही चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्थाओं की कमान अपने हाथ में ले ली। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए। इससे चारों धामों में यात्रा सुचारू रूप से चलने लगी। देश दुनिया से हर दिन बड़ी संख्या में यात्री दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इस बार यात्रा सीजन का रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है, जो कि 60 लाख को पार कर सकता है। मॉनसून के बाद कम हुए यात्री। मॉनसून की वजह से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में अब बहुत कमी आ चुकी है। मई और जून महीने में चारों धामों में यात्रियों की संख्या हर रोज 70 से 80 हजार के करीब पहुंच रही थी, जो मॉनसून सीजन में घटकर मात्र 4 हजार के करीब आ चुकी है। 1 जुलाई से प्रदेश में लगातार मानसून की बारिश हो रही है। इसकी वजह से चारधाम यात्रा मार्गों पर भी लैंडस्लाइड होने के खतरे से अब रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। हजारों श्रद्धालु अलग अलग स्थान पर फंसे हुए हैं। इसी वजह से श्रद्धालु मानसून सीजन में चारधाम यात्रा पर जाने से परहेज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।